नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, बरसात का मौसम माना जाता है और कहा जाता है कि बरसात का मौसम बेहद सुहाना होता है। हमें कहीं ना कहीं गर्मी से भी निजात मिलती है, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। लेकिन बरसात के इस मौसम में दर्शकों, कई बार ये मौसम हमारी सेहत को भी प्रभावित करता है। दरअसल हवा में नमी और बरसात के पानी में कई ऐसे जीवाणु पनपते हैं जो हमारी सीधे सीधे सेहत पर वार कहीं ना कहीं करते हैं। इसी के साथ साथ इस मौसम में हमारी त्वचा भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। लगातार होती बारिश के कारण किस तरह से हमारी त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्यों आखिर हमें बारिश के मौसम में ज़्यादा खुजली, दाद, इस तरह की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे संजीवनी में। आज हमारे साथ दर्शकों कार्यक्रम में उपस्थित हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अनुमेहा जोशी जी। उनका स्वागत करेंगे और जानेंगे कि बरसात के मौसम में अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें और आयुर्वेदिक उपाय क्या हो सकते हैं जिनको अपनाकर हम इस मौसम में अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तो सबसे पहले डॉक्टर अनुमेहा जोशी जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से बरसात का ये मौसम चल रहा है और देखा जाता है कि बरसात के पानी की वजह से कई ऐसे जीवाणु पनपते हैं जिससे आगे चलकर वो हमारी सेहत पे कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करते हैं। तो बरसात का ये मौसम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक मानव शरीर के लिए किस तरह से मानव शरीर को प्रभावित करता है? इस मौसम में हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं? देखिए, जो हमारी वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, मतलब गर्मी के बाद जो है वर्षा ऋतु में हमारी मतलब एंट्री होती है। तो इसमें जो है अगर आयुर्वेद के उसमें देखा जाए तो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इसमें जो बारिश की जो ऋतु है, इसमें हमारा जो पित्त दोष होता है, ये जो है मतलब इसका संचय होता है, नहीं कि इकट्ठा होने लगता है शरीर में, और साथ में वायु बहुत अधिक प्रकोपित होने लगती है। तो इस समय और जो हमारा जो रक्त है, धातु है, जो रक्त होता है वो पित्त से डायरेक्ट मतलब कोरिलेट, मतलब डायरेक्ट उसका संबंध है। तो अगर बॉडी में अगर पित्त ज़्यादा बढ़ेगा तो कहने का मतलब है रक्त बहुत तेज़ी से प्रभावित होगा। और जो रक्त है, जहाँ मतलब अगर रक्त सही है तो शरीर में धमनियों में रक्त का संचार हो रहा है, वही जो त्वचा का मेन कारण है, त्वचा हमारी सही रहती है। तो अगर यहाँ पित्त बढ़ रहा है, वायु भी बढ़ रही है, तो जब पित्त बढ़ने की वजह से हमारी जो स्किन होती है, खासकर बारिश की ऋतु में बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हमें अपने थोड़ा खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो स्किन है उसमें कहीं ना कहीं जो त्वचा के जो रोग हैं वो खान पान से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस पर भी हम आएंगे और जानेंगे आपसे। बरसात में देखा जाता है डॉक्टर अनुमेहा कि बहुत ज़्यादा लोगों को खुजली की समस्या रहती है। हम चाहे रात को सो रहे हों, चाहे हम घर में बैठे हों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें खुजली परेशान करती है और कुछ लोगों में समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस मौसम में क्यों होता है? देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि जैसे गर्मी से हम बारिश के उसमें आए हैं तो बहुत अधिक गर्मी होती है, फिर एकाएक बारिश हो जाती है, जिसके कारण कि वातावरण में जो है आपकी ह्यूमिडिटी हो जाती है, और इसी की वजह से जो है बहुत अधिक स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत अधिक आता है। और ऐसे में अगर हम ध्यान नहीं रखते, खासकर बच्चे जो कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उसमें सही प्रकार से सूखे हुए नहीं होते हैं, तो उसमें मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। और यही कारण है खुजली का। जहाँ जहाँ पर जिस आपके भाग में हमारा पसीना रुकता है, वहाँ में जो है खुजली जो है सबसे अधिक प्रभावित करती है। कई बार हम बरसात के कारण बार बार भीग भी जाते हैं। एक दिन में भी लोग कई बार भीग जाते हैं क्योंकि काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में इस वक्त हम अपने त्वचा का ख्याल कैसे रखें और भीगने के बाद खासतौर पर हमें किस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को किस तरह से उस टाइम सुखाना चाहिए, इस पर आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम बारिश में बार बार भीगें। पहले तो हमें यहीं पर ही प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हम ऐसे ना भीगें, छाता वगैरह लेके जाएं, रेनकोट वगैरह का यूज़ करें। और इनकेस कभी ऐसा हो जाता है हम भीग जाते हैं तो तुरंत पंखे पे ना आए, और पहले हम टॉवल वगैरह से प्रॉपर उसको पोंछें और जा करके फिर उसको चेंज करें, और कोशिश करें हम सूती कपड़े वगैरह ही हम पहने जिस तरह से। और साथ में इसमें हम जैसे हम काढ़े के रूप में भी, क्योंकि हम तुरंत भीग करके आए हैं और बार बार भीग रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ हमें लेना चाहिए। जिस तरह से कोई भी पेय हम बना सकते हैं घर में, अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी वगैरह इस समय अच्छी उसमें रहती है। तो ये सब चीज़ों से जो है आप अपने लिए काढ़ा बना सकते हैं, छोटा सा एक ड्रिंक एक तैयार कर सकते हैं। उसको हम इस तरह से हमें लेना चाहिए जिससे कि बारिश की वजह से, भीगने की वजह से जो हमें सर्दी वगैरह है तो वो हमें नहीं आएगी।
तो इस तरह से हम उसको कवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक्जिमा की एक बीमारी है जो अब बहुत आम होती जा रही है, बहुत कम उम्र में भी बच्चों में भी देखने को मिलती है और बड़े लोगों में भी। एक्जिमा क्या होता है, किस तरह से इसका असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है और इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, एक्जिमा एक स्किन की बीमारी है और ख़ासकर ये इस मौसम में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आए दिन पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ होता है, उसमें हम चलते हैं और मैक्सिमम एक्जिमा जो होता है पैर के हिस्से पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दो तरह के एक्जिमा होते हैं, एक वेट होता है, एक ड्राई होता है। और ख़ासकर जो वेट होता है उसमें हम इचिंग होती है, इसमें बर्निंग सेंसेशन भी किसी किसी में देखने को मिलती है। तो उसमें हम कोई भी है, बड़ा है या बच्चे है, वो उसको खुजला देता है तो वो फैलता है, तो इस तरह से बढ़ जाता है। और ख़ासकर बारिश के मौसम में जो है, बारिश है, हम भीग रहे हैं तो वो चीज़ जो है बहुत तेज़ी से उसमें फैलती है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और किसी को अगर एक्जिमा हो तो बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं अपने उस हिस्से को बचाना चाहिए, और क्या कुछ हम लगा सकते हैं घर पे, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर हम उस शरीर के उस भाग को सुरक्षित रख सकें? इसमें देखिए, वैसे तो हमें एक्जिमा जैसी बीमारी है तो ये आम कोई फोड़ फुंसी इस तरह से तो नहीं है, तो इसमें वैसे तो हमें इसमें चिकित्सक की सलाह लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमें पहले तो डायग्नोसिस होना क्लियर है कि हाँ ये एक्जिमा ही है क्या, तो इसलिए वैद्य का परामर्श लेना तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। फिर भी जो है हम जो है ये ध्यान रख सकते हैं कि हम जैसे नीम का पानी है उसके पानी से उसको हम धो सकते हैं, ठीक है, या फिटकरी का पानी है, ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करके थोड़ा प्रिकॉशन कर सकते हैं। फिर भी हमें वैद्य का इसमें परामर्श लेना तो ज़रूरी बनता है। अनुमेया जी, बहुत लोगों को दाद की बीमारी या रोग कहीं ना कहीं इस मौसम में देखने को मिलता है, और उनको कई बार उसमें इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि वो अपने ही उसको जख्म बना देते हैं। तो दाद आखिर क्यों होता है, और इसको भी इस मौसम में इससे भी बचाव किस तरह से किया जा सकता है? दाद वैसे बारिश के मौसम में खासकर देखने को मिलता है, और इसमें जो है आपका इसको रिंग वॉर्म भी बोलते हैं, और ये आपका टीनिया कॉर्पोरिस से आपका खासकर ये होता है। और इसमें जो है खुजली होती है, इचिंग भी होती है, बर्निंग सेंसेशन भी होती है, और ख़ासकर उस एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पर हमारा पसीना रुकता है, जहाँ पर मतलब हमारा पसीना रुकता वहाँ पर ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हमें पहले तो देखिए सूती कपड़े पहने, लूज़ फिटिंग वाले कपड़े होने चाहिए, दूसरा फुल आस्तीन के कपड़े भी होने चाहिए, तो जिससे कि मतलब आपका हवा का जो है आवागमन होता रहे, आपका मॉइस्चर वहाँ टिके नहीं बॉडी में। तो ये सब चीज़ों का मेन हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ में अगर इसमें आयुर्वेदिक उसमें देखें तो वही हमें मॉर्निंग में, रात में आप जो है नीम के पत्तों को तोड़ करके जो है उसको बाल्टी में आप भिगो लीजिए और सवेरे उस पानी से नहा लीजिए। और साथ में हम फिटकरी के पानी का भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो फैले ना। इन सब चीज़ों का हमें मेन ध्यान रखना है। बिल्कुल। फोड़े फुंसियाँ भी इस मौसम में कई बार देखने को मिलते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो फोड़े फुंसियों से बचाव किस तरह से किया जाए और होने पर किस तरह से ख्याल उस एरिया का रखा जाए? फोड़े फुंसियाँ वही है कि हम गंदे पानी में हम जाते हैं बार बार, तो इन्फेक्शन होने के कारण फोड़े फुंसियाँ हमें देखने को मिलता है। तो अगर फुंसी कोई भी है, बहुत छोटी सी है, बारीक बहुत छोटी सी फुंसी है, वो फोड़े का रूप नहीं लिया है, क्योंकि इसमें इसकी भी अवस्था होती है फोड़े की भी, मतलब उसमें पस आने वाला यानी कि पक्व हो गया है। तो अगर शुरुआत में ही अगर फुंसी हमें दिख रही है तो वहाँ पर हम काली मिर्च का लेप लगा सकते हैं, तो उससे वो फुंसी को हम सबसाइड कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने नीम और फिटकरी का तो है, ये इसका बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ हमें स्किन में के लिए नीम और फिटकरी बहुत अच्छा है, खासकर नीम, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी के पानी से हम उसको वॉश कर सकते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन बढ़े ना। और जैसे कि मैंने आपका बताया कि अगर शुरुआत का है तो हम काली मिर्च वहाँ पर लगा सकते हैं, तो उससे वो सबसाइड कर जाएगी। अगर वो पक गया है या इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है तो फिर हमें चिकित्सक का जो है परामर्श लेना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। और कई बार हमने देखा है डॉक्टर साहब की लड़कियों को खासतौर पर पिंपल्स भी इस मौसम में बहुत आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? पिंपल्स का भी यही कारण है कि जब हमारी स्किन में मॉइस्चर रुक जाता है तो उसके कारण ही आपकी फुंसियाँ निकलती हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि पित्त दोष इसमें बड़ा रहता है, और वायु जो है पित्त संचय का काल है ये, और वायु जो है बॉडी में प्रकोपित हो जाता है, वायु बढ़ती है, तो इसमें जो है आपका इस तरह से एक्ने हो जाते हैं। और ऐसे में भी हमें अगर वही एक्ने है, फुंसी ही है, फुंसी का ही रूप है, अगर शुरुआत का है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं काली मिर्च का।
परंतु अगर बाद में है तो फिर हमें चिकित्सक परामर्श करना है। दूसरी बात ये जो है फेस में ह्यूमिडिटी के मतलब आपके मॉइस्चर के रुकने के कारण है, तो हम कोशिश करें कि बार बार फेस वॉश करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार हम सोप का ही यूज़ करें, साबुन का इस्तेमाल करना बार बार ज़रूरी नहीं है, परंतु हाँ यह है कि हम बार बार मुंह का हम जो है मुंह धोएं ज़रूर। तो जितनी बार मुंह धोएंगे तो उससे आपका मॉइस्चर टिकेगा नहीं, मतलब तो आपको ये जो है एक्ने अगर हो रहे हैं तो थोड़ी उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा, हम लोग इस मौसम में चटपटा खाने का मन करता है, चाउमीन मोमो, सभी लोग आजकल जो है फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा है। तो अगर हम अनहाइजीनिक फूड लेंगे तो नेचुरल सी बात है, और इन सब चीज़ जितने भी हमारे आपके फास्ट फूड है इसमें अजीनोमोटो है, साइट्रिक एसिड है और हमारे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह पड़ते हैं, तो ये हमारे बॉडी में पित्त को ही बढ़ा रहे हैं और इससे जो है ये एक्ने और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना है लोगों को कहते हुए कि मकड़ा हो गया है, आम बोलचाल की भाषा में हर्पीज भी शायद इस बीमारी को कहा जाता है, तो ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर किसी को ये हो जाए तो ये इसके पीछे भी क्या वजह है, क्यों ये बीमारी होती है, क्यों ये रोग होता है त्वचा संबंधी, और फिर इससे बचाव के लिए क्या उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, जो मकड़ा है इसको हम हर्पीज बोलते हैं, और इसमें भी जो है आपके किसी को अगर मकड़ा हो गया है तो उसमें जो है आपके छोटे छोटे दाने निकलते हैं और वहाँ पर जलन होने लगती है और इचिंग है, जलन है, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वैसे तो वैद्य का ही परामर्श लेना है, और अगर हमें डायग्नोज हो गया है कि मकड़ा ही है, हर्पीज ही है, तो उस केस में हम खान पान में फिर से वही कि हमें जो पित्त संबंधित, क्योंकि यहाँ पर हमें जलन हो रही है, जलन कब बढ़ेगी जब शरीर में हम पित्त का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, और ये होता भी ज़्यादातर उसी व्यक्ति को है अगर उसकी प्रकृति पित्त की है और खान पान में भी वो पित्त वाला खाना ज़्यादा खा रहा है, बहुत अधिक मिर्च मसाला खा रहा है, या कुछ आजकल देखिए जितने भी चिप्स वगैरह हैं सब में साइट्रिक एसिड पड़ा रहता है, सब में प्रिजर्वेटिव पड़े रहते हैं, या हम देखते हैं कि हर सीज़न में हर सब्जी मिल रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स का ही हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने ही वो इस तरह से बनाई है कि वो उस ऋतु में ही खाने वाली हैं, और अगर वो उस ऋतु में खाई जाएंगी तो वो उस दोष को ख़त्म करेंगी। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ वही हर्पीज़ वाली बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है हमें फिर वही वैद्य की हमें जाके सलाह लेनी चाहिए, और जो पित्तवर्धक हमारी जो चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं, गर्म चीज़ें कहने में जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, उसको हमें उसका सेवन हमें एकदम ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। हमने अभी कई सारी बीमारियों को लेकर बातचीत की। क्या ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी फैलती है, और अगर हाँ तो किस तरह से फिर उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, बचाव कैसे किया जाए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को ये जो त्वचा रोग हैं वो ना फैले? जैसे अभी हम हर्पीज़ का ही डिस्कस कर रहे थे, तो हर्पीज़ भी जो है आपका जो है कॉन्टेक्ट से आपके हर्पीज़ होता है, और इवन इसमें आपके जो है हर्पीज़ भी दो तरह के उसमें होता है। तो इसमें अगर जेनाइटल उसमें भी आपका हर्पीज़ देखने को मिलता है, तो ऐसे में अगर किसी पर्सन को हर्पीज़ है, तो ऐसे में अगर हम उसके साथ जो है सेक्स करते हैं तब भी जो है उसको हर्पीज़ फैलने की संभावना है, या कोई हमारे संपर्क में आ रहा है जैसे कॉन्टेक्ट से होता है तो वहाँ भी आपका उससे भी हो सकता है। इसी तरह से आपका रिंग वॉर्म है, ये सब चीज़ें भी जो है आपके सब कॉन्टेक्ट से जो है फैल सकती हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिसको है उससे हम थोड़ी दूरी बनाए रखें, और जिससे कि ये जो है आगे ना फैले। मतलब बिल्कुल। अनुमेया जी, बारिशों के मौसम में कहा जाता है कि बाल बहुत झड़ते हैं, और कई बार हम देखते हैं हमारा जो हमारी सर की जो त्वचा होती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दाने होते हैं, तो इनका बचाव किस तरह से किया जा सके? देखिए, बालों का झड़ने में मेन कारण ये होता है कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार एक तो पित्त का बढ़ जाना, उसमें अगर बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो बाल जो होंगे जल्दी से सफ़ेद भी होने लगते हैं पित्त बढ़ने के कारण। और दूसरा, अगर वायु बढ़ रही है तो वायु जो है बाल को जो है पतला कर देती है, उसमें ब्रिटलनेस ला दे देती है, जिससे आप देखा होगा जैसे कपड़ा हवा में जल्दी सूख जाता है। तो इसी तरह से हमारे जो बाल हैं वहाँ पर आपके हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें से ऑयल भी सीक्रेट होता है। तो कुछ लोग का तो ये भी रहता है कि हमें ऑयल नहीं लगाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, ऑयल तो हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, वायु के बढ़ने के कारण जो है उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, तो बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, और पित्त दोष बढ़ ही रहा है शरीर में, तो इसलिए भी बाल झड़ते हैं।
आमतौर पे क्या है कि बारिश के सीज़न में वैसे देखा है जो 80 से 100 की संख्या में अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो एक रोग नहीं है, वो एक प्रकृति का ही नियम है, इतने बाल झड़ते ही झड़ते हैं। खासकर बारिश के मौसम में अगर इतना झड़ रहा है तो वो एक नियम ही है। फिर भी ज़्यादा झड़ रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम देखिए कि हम क्या शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं। तो और दूसरा, आजकल कोई भी तेल लगाने का वो तेल नहीं लगाता है, तो जैसे मैंने कहा इस मौसम में वायु बढ़ती है, तो अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो फिर हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसलिए हमें तेल लगाना चाहिए। और ख़ासकर इस ऋतु में अगर हम, कोई लोग सरसों का तेल बहुत लगाते हैं और आमतौर पे घर में जो है जैसे पहाड़ों में सरसों का है और ये हम नारियल का तेल यूज़ करते हैं खासकर इस ऋतु में, क्योंकि गर्मी बढ़ने के कारण वो पित्त का भी संचय हो रहा है, पित्त भी बढ़ रहा है और साथ में वायु भी बढ़ रही है, तो हमें सरसों का तेल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और हम चाहें तो यहाँ पर हम नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नारियल का तेल जो है पित्त को शांत करता है और तेल में आपका स्निग्धता होती है तो वायु को भी वो कवर अप करती है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। नारियल का बेस का कोई तेल मार्केट में आता है तो वो यूज़ कर लीजिए। क्या घर पर भी हम कुछ ऐसा बना सकते हैं ताकि बाल हमारे अच्छे से इस मौसम में खास तौर पर साफ रहें, स्वच्छ रहें और झड़ना भी कहीं ना कहीं कम हो? तो घर पर भी क्या कोई चीज़ बनाई जा सकती है? घर में जैसे हम मेहंदी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी जो है एक मेहंदी को हम ये नहीं कि केवल हम कलरिंग के लिए ही यूज़ करें, हम 2 महीने में भी एक बार मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इस मेहंदी में हम जो गुड़हल है आपकी एक मेहंदी जो हम बोलते हैं जो कि जन्माष्टमी में भी इस्तेमाल की जाती है, गुल मेहंदी, उसका भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम अगर जिस मौसम में नहीं है तो हम उसको सुखा के रख सकते हैं। और गुड़हल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेहंदी के पत्तों का, डायरेक्ट मेहंदी का पौधा लगाइए घर में, जिससे कि आपको, क्योंकि बाहर वाली जो मेहंदी आती है उसमें कुछ ना कुछ कलरिंग एजेंट रहता ही रहता है, तो क्यों ना हम जो है वैसे भी पेड़ कट रहे हैं तो कुछ ना ऐसे पेड़ हम घर में लगाएं जिससे कि हमें फ़ायदा भी हो। जैसे मेहंदी है तो आप मेहंदी का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर लोग आजकल प्याज भी बहुत यूज़ हो रहा है, परंतु खासकर इस मौसम में प्याज है, एग वगैरह जो हम डालते हैं, उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज जो है गर्म होता है, वो पित्त को बढ़ाता है, तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब आपने तेल की यहाँ पर बात करी, तो क्या इस मौसम में मालिश से भी फ़र्क पड़ता है? और अगर शरीर पर मालिश की जाए तो कौन से तेल और क्या उसमें मिलाकर हम शरीर की मालिश कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इस ऋतु में वायु बढ़ती है, वायु का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां तेजी लाती हैं। कोई भी बीमारी जो है, वायु अगर शरीर में बढ़ रहा है तो वो हर बीमारी में तेजी आ जाती है। तो इसी तरह से वायु के शमन के लिए आयुर्वेद में तेल को ही बताया गया है, पहली औषधि तेल ही है कि तेल का अगर मालिश करें तो उससे वायु का शमन हो जाता है। आपने देखा होगा, बच्चा दौड़ता है, भागता है और रात में आके उसके पैर में दर्द होने लगता है, हम इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि खवाई हो गई है। एक दर्द होता है, उसमें हम माताएं जो है अपने दुपट्टे को बांधती हैं बच्चे के, तो उसमें अगर हम पहले उसकी तेल मालिश कर दें और फिर इस तरह से हम जो है वो वायु के कारण ही हो रहा है, तो हम ऐसे तेल मालिश करें रोज़ डेली और उसके बाद ही हम नहाएं तो हमारे लिए अच्छा है। और ख़ासकर इसमें आयुर्वेद में तिल तेल को श्रेष्ठ माना गया है। तेलों में जितने भी तेल हो, तो तिल तेल श्रेष्ठ है, हम हर मौसम में इसका यूज़ कर सकते हैं। परंतु बारिश की उसमें जो है हम जैसे हम सरसों का तेल यूज़ ना करें, फिर उससे गर्माहट शरीर में बढ़ेगी। हम तिल का तेल इस्तेमाल करें, वो बेस्ट है जी। हम देखते हैं अक्सर कि जब हम बारिश के मौसम में नहाते हैं कई बार, तो बहुत सारे ऐसे एंटीसेप्टिक होते हैं जिनका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हम आयुर्वेद के जरिए किस तरह से घर पर कोई ऐसी चीज़ क्या बना सकते हैं ताकि जो नहाने का हमारा पानी है वो शुद्ध रहे और जितनी भी बरसात की जो बीमारी है, त्वचा से संबंधित जो बीमारी है, वो कहीं ना कहीं हमारे नहाते वक्त कुछ उन पर ऐसा असर पड़े हमारे शरीर पर कि वो बीमारियों से हम बच सकें? नहाने के लिए हम जो है सबसे अच्छा जो है नीम जो है कहना चाहिए कि एकदम बेस्ट मतलब मेडिसिन है, और मतलब त्वचा के लिए भी है, एज अ ब्लड प्योरीफायर है, उसके लिए भी है। तो नीम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम चाहे तो ज़्यादा है तो हम उसको पाउडर करके भी रख सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हम रात में इसको भिगो दें और सवेरे उसके पानी से नहा लें, उसका यूज़ कर सकते हैं। कहीं स्किन का इन्फेक्शन है तो उसका पेस्ट बना के उसको हम लगा सकते हैं, और साथ में फिटकरी, कहीं भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो नीम और फिटकरी कहना चाहिए कि बेस्ट हैं इस मौसम में यूज़ करने के लिए। उसमें भी सबसे पहले नीम।
का इस्तेमाल हम लगातार करें तो ऐसा कोई इन्फेक्शन आएगा ही नहीं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हमें मच्छर मक्खी इस सीज़न में, क्योंकि वेक्टर इस टाइम जो डिजीजेज हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, तो मच्छरों से खुद की त्वचा को कैसे बचाएं? क्या ऐसा कुछ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये जो मच्छर हैं, मक्खी हमारे इर्द गिर्द ना घूमे, और साथ ही साथ अगर मच्छर काटते भी हैं तो उसके बाद हम त्वचा को किस तरह से उस पर क्या लगा सकते हैं? क्या घर से इस तरह की चीज़ें हैं या बना सकते हैं ताकि हमारी त्वचा इन वेक्टर जो बॉर्न डिजीजेज हैं इनसे हमारा बचाव हो सके? फिर से मैं बोलूँगी कि नीम के ही जो है बहुत सारी वैरायटीज़ नीम की हैं। जैसे नीम का तेल मार्केट में आता है, तो ये खुद हम भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। आप नीम के तेल को, जैसे आजकल एरोमा लैम्प चल रहे हैं, उसमें आप कोई भी ऑयल डाल दीजिए तो पूरे कमरे में उसका जो है वो जो है पूरा फैल जाता है हवा में। तो इसी तरह से आप नीम तेल का यूज़ कर लीजिए, नीम तेल का यूज़ कर लीजिए। अगर एरोमा लैम्प नहीं है तो आप नीम तेल रखिए दिए में, उसे बत्ती बना लीजिए और उसको जलाइए, तो उसका जो है पूरा उसमें आपके कमरे में वो फैलेगा। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए अब कंडे, तो गाय मेन तो कंडा है, जो गोबर के कंडे होते हैं, उसको भी हम नीम के पत्र अगर सुखा रखें तो उसको हम जला के रख सकते हैं। अपने सोने से पहले आप उसको जो है मिट्टी के पात्र में रखिए और सोने से पहले उसको कमरे में रखिए, उससे धूपन भी हो जाता है और मच्छर भी भाग जाते हैं। और सोने जा रहे हैं तो उसको आप हटा दीजिए कमरे से, तो आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा, मच्छर भी भाग जाएंगे। इसी तरह से हम लगाने के लिए हम उपटन वगैरह बना सकते हैं, जिसमें हम नीम पाउडर को मेन रखें और मुल्तानी मिट्टी वगैरह का यूज़ करें। तो इस तरह से हम स्किन को बचा भी सकते हैं। ये सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर अनुमेया, छोटे बच्चों की अगर बात करें तो इस मौसम में विशेष रूप से उनकी देखभाल किस तरह से की जा सकती है? क्योंकि कई बारी जिस तरह से हवा में इतनी नमी होती है, चिपचिपाहट होती है शरीर में, तो बच्चों को भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनका विशेष रूप से किस तरह से ख्याल रखा जाए? बच्चों के लिए वैसे तो देखा, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि वायु बढ़ती है इस मौसम में, तो वायु बढ़ने में बच्चों की मालिश फिर रोज़ होनी चाहिए। दूसरा, एक तो मालिश कीजिए, और अगर उसमें हम फिर वही वाली चीज़ है कि नीम का तेल अगर हमें मिल जाए तो उसी की मालिश कीजिए आप, तो उसको रात में मच्छर भी नहीं काटेगा और नीम से स्किन भी आपकी सेफ रहेगी। मसाज भी कर ली, वायु भी नहीं बढ़ेगी, स्किन डिजीज़ भी नहीं होगी। और स्नान पे फिर वही हम जो है रात में पत्तों को भिगोएं और इस तरह से हम उसका नहला भी सकते हैं। और बच्चों को पित्त वाली चीज़ें हम ना खिलाएं, जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं, खासकर दही का सेवन इस ऋतु में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही जो है बहुत जो है पित्त बढ़ाता है और बहुत नुकसानदायक होता है, खासकर स्किन के लिए, और खासकर इस मौसम में बिल्कुल भी हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हमने कई बार देखा है डॉक्टर अनुमेहा कि बच्चों में इस सीज़न में विशेष रूप से मीजल्स या खसरा जिसे कहते हैं, वो बहुत आम हो जाता है, और कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम कहीं ना कहीं ये बीमारी होती है, लेकिन इस मौसम में अमूमन बच्चों में देखा जाता है। और कई बार स्कूल में भी एक बच्चे को होता है तो वो दूसरे तक फैलता है। तो ये बीमारी क्या है, इस पर थोड़ी आप जानकारी दें, और फिर ख्याल कैसे बच्चों का रखा जाए? देखिए, मीजल्स का तो मेन तो जो मीजल्स मम्स रूबेला करके MMR जो है, इसके ट्रीटमेंट के लिए तो हमारे वैक्सीन्स हैं, जो कि हमें जो है आपके 1 से 1.5 साल के बीच में जो है 12 मंथ से 15 मंथ के बीच में हमें इसको लगवा लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये बीमारी हो ही ना। फिर भी हमें अगर होती है तो हमें आपको चिकित्सक का परामर्श लेना इसमें ज़रूरी हो जाता है। और इसमें जो है मेन जो है आपके इसमें जैसे कफ एंड कोल्ड जैसे आपके होता है, बुखार आ जाता है, दाने निकलते हैं, बच्चे रैशेस, रेड रैशेस इसमें बॉडी में स्किन में आने लगते हैं, तो पहले तो चिकित्सक परामर्श ज़रूरी है। उनकी एडवाइस के बाद वो वैक्सीन के लिए आपको एडवाइस करेंगे, वैक्सीन आप लगवाइए। और साथ में क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि रैशेस पड़ रहे हैं, वहाँ पर बच्चे को जलन हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो सेम फिर हम वही चीज़ बोलूँगी, रिपीट वही करूँगी कि हमें नीम का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करवाना है बच्चों को फिर से उसके लिए। और साथ में कोई भी ऐसी गर्म तासीर की चीज़ें ना दें जिससे कि वो बढ़े। और दानों के लिए कुछ अगर खुजली होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर दाने में हम जो है नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जी, नारियल का तेल में कपूर मिला करके यूज़ करें तो दाने इससे जो है
सबसाइड होते हैं। इस मौसम में जब बरसात रहती है लगातार तो लोग बहुत ज़्यादा तेली खाना जो होता है उसको खाने का बड़ा मन होता है, पकौड़े खाने का बहुत मन होता है, लेकिन क्या ये खाना हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है? किस तरह का खान पान बरसात के मौसम में हमें अपनाना चाहिए ताकि हमारी जो त्वचा की जो हेल्थ है, जो त्वचा है उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा बन सके? देखिए, बारिश के मौसम में जैसे कि मैंने सबसे पहले बीच में एक बात बताया मैंने कि हमें सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स का एक खाना चाहिए। तो इसमें आपका देखेंगे आज के मौसम में जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं जो मार्केट में मिल रही हैं, लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, ये सब्जियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और यही सब सब्जियां जो हैं इनमें तिक्त रस होता है। आयुर्वेद में षड्रस बताए गए हैं, मधुर है, अम्ल है, मीठा है, खट्टा है, मधुर, अम्ल, कटु है, तीता का हो गया, और ऐसे तिक्त रस होता है जो कि लौकी वगैरह लौकी में होता है। ये जो तिक्त रस होता है ये पित्त को कम करता है, ये पित्त का शमन करता है। इसलिए प्रकृति ने जो है उस रस के अनुसार मतलब ये इस दोष के अनुसार वो हमें वेजिटेबल्स दे रखी हैं। तो क्योंकि वो तिक्त रस प्रधान होती हैं और वो वेजिटेबल्स उसको ख़त्म करती हैं, हमारे पित्त दोष जो बढ़ने नहीं देती हैं। तो इसीलिए हमें इस मौसम में खासकर लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, ये कद्दू, ये सब जितनी भी हमारी जो बेल वाली सब्जियां हैं ये खानी चाहिए। और इस ऋतु में क्या है कि हमारा जो अग्निबल है, अग्निबल से मतलब होता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो जठराग्नि है वो कम होती है। तो ये जितनी भी सब्जियां हैं ये लता है, लता की जो सब्जियां होती हैं वो हल्की होंगी क्योंकि वो बेल में है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हल्की होंगी। जमीन की सब्जियां खासकर वो भारी होती हैं, है ना। तो हमें ये सब्जियां हल्की होती हैं तो इसलिए वो इजी टू डाइजेस्ट होती हैं। और इससे जो है हमारा, अगर हम ऐसा भोजन करेंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, तो पित्त दोष या यूँ कह लीजिए हमारा कोई भी दोष हमारा बढ़ेगा नहीं और हमारा रक्त दूषित नहीं होगा, हमें स्किन की बीमारी नहीं होगी, हम उससे बचे रहेंगे। तो खान पान पर विशेष ध्यान दें। अब अगर हम आते हैं हमारा जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें अजीनोमोटो है, साइट्रिक एसिड है और पता नहीं कितने तरह के प्रिजर्वेटिव हैं। पहले तो हम सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते थे, आज अगर हम प्रिजर्वेटिव की स्टडी करें तो एक चैप्टर निकल जाएगा उसमें। तो हमें जो है इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके हम प्रकृति के नज़दीक रहें, उसी के अकॉर्डिंग जो वो दे रही है उस मौसम में उस चीज़ को हम सेवन करें तो वो हमारे लाभदायक है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुमेया, आप हमारे कार्यक्रम में आई और बरसात के मौसम में हमें अपनी त्वचा का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए इस पर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।